मॉर्गन हाउसल की किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी पर आज की हमारी इस गहरी बातचीत में स्वागत है। हमारे पास ये किताब है और इस पर कुछ विश्लेषण भी और हम कोशिश करेंगे कि पैसे से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें निकालें। हाँ, और एक बात शुरू में ही साफ कर देते हैं बिल्कुल। कि आज हम कोई जल्दी अमीर कैसे बने वाले टिप्स या मतलब कौन सा स्टॉक खरीदना है इस पर बात नहीं करने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम बात करेंगे पैसे से जुड़े हमारे व्यवहार की, हमारी मानसिकता की, जिसे हाउसल कहते हैं पैसे की सॉफ्ट स्किल्स। सही कहा। उनका जो मूल दर्शन है, जो मेन आइडिया है, वो यही है कि पैसे के मामले में आप कितना जानते हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। ये कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है, मतलब साइकोलॉजी का खेल है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का हमारा मिशन इसी आइडिया को खोलना है। ये समझना है कि हमारा व्यवहार हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। और इसकी शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है। एक नहीं बल्कि दो, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी। हाँ, रोनाल्ड रीड की कहानी। एक मामूली से चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट जिनकी जिंदगी में कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई विरासत नहीं मिली, फिर भी जब 2014 में उनकी मौत हुई तो उनकी संपत्ति लगभग 64 करोड़ रुपए थी। 64 करोड़, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। और उसी समय एक दूसरा आदमी, रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, मैरिल लिंच में एक बड़ा एग्जीक्यूटिव, बहुत सफल। और वो दिवालिया हो गया। हाँ, वो दिवालिया हो गया। ये जो विरोधाभास है, एक चौकीदार का करोड़पति बनना और एक टॉप एग्जीक्यूटिव का दिवालिया होना, यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, रोनाल्ड रीड की कहानी से। उन्होंने ऐसा क्या किया जो हार्वर्ड का पढ़ा लिखा एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाया? देखिए, उन्होंने कुछ भी असाधारण नहीं किया, बस इतना किया कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा पाते थे अपनी मामूली सी कमाई से। सबसे जरूरी शब्द शायद इंतजार ही है। बिल्कुल, वो छोटे छोटे निवेश, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंडिंग की वजह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 64 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये तो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। अमीर बनने के लिए आपको शायद रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, खुद को दुनिया के सामने रखना पड़ता है। उसमें एक तरह की आक्रामकता शामिल हो सकती है। जैसे जेसी लिवरमोर, वो अपने जमाने के मतलब 1920 के दशक के सबसे महान स्टॉक ट्रेडर माने जाते थे। हाँ, और वो कई बार अरबपति बने। वो अमीर बनना जानते थे, वो बाजार को भांपकर बड़े दांव लगाते थे, लेकिन अमीर बने नहीं रह पाए। नहीं, क्योंकि अमीर बने रहने के लिए आपको बिल्कुल उल्टे गुणों की जरूरत होती है। आपको थोड़ी विनम्रता चाहिए, थोड़ी मितव्ययिता मतलब किफायत, और एक डर। डर? कैसा डर? ये डर के जो आपने कमाया है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। लिवरमोर में ये नहीं था। वो बार बार बड़े दांव लगाते रहे और नतीजा, वो 4 बार दिवालिया हुए। 4 बार? और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो अमीर बनने में माहिर थे, पर अमीर बने रहने के खेल में पूरी तरह फेल हो गए। तो ये एक तरह से सर्वाइवल या टिके रहने की मानसिकता है। यहीं पे वॉरेन बफे का उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल। हाउसल कहते हैं कि बफे की सफलता का राज सिर्फ ये नहीं है कि वो एक महान निवेशक हैं, बल्कि ये है कि वो 80 सालों से एक अच्छे निवेशक बने हुए हैं। सही बात। उन्होंने 14 आर्थिक मंदियां देखी। सोचिए जरा, 14 बार मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन वो घबराकर कभी बाजार से बाहर नहीं निकले। वो बस टिके रहे। और इसी टिके रहने से कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का मौका मिला। हाँ, उनकी 99% संपत्ति उनके 60वें जन्मदिन के बाद जमा हुई है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन ये तभी काम करती है जब आप इसे सालों साल, दशकों तक का समय दें। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये वाकई 2 अलग-अलग स्किल हैं। एक स्किल है छक्के मारना, दूसरा है आउट हुए बिना पिच पर टिके रहना। और भारतीय मध्यवर्गीय मानसिकता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर बड़ी जोखिम भरी छलांगों के सपने देखते हैं, जबकि लगातार बचत और धैर्य शायद उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। टेस्ट मैच हमेशा टिके रहने वाले ही जीतते हैं, T20 वाले नहीं। ठीक है, तो मान लिया कि अमीर बने रहना यानी टिके रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं? अगर लक्ष्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना नहीं है तो फिर क्या है? ये इस किताब का मतलब मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली आइडिया है। हाउसल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य, उसका असली फायदा कोई फैंसी कार या बड़ा घर नहीं, उसका असली मूल्य है आपको अपने समय पर नियंत्रण देना। अपने समय पर नियंत्रण मतलब आजादी। यही सच्ची दौलत है। देखिए, अमीर होना आपकी आज की इनकम है, लेकिन दौलत वो पैसा है जिसे आपने खर्च नहीं किया है।
वो पैसा जो दिखाई नहीं देता। हाँ, वो छुपा हुआ है। ये वो पैसा है जो आपको सुबह उठकर ये कहने की आजादी देता है कि मैं आज वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ये तो बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, तो उनका असल में मतलब ये होता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। बिल्कुल, एक बड़ी कार, एक बड़ा घर, शानदार छुट्टियां। लेकिन सच्ची दौलत वो 1 करोड़ रुपए है जो आपके पास है और जिन्हें आप खर्च नहीं करने जा रहे हैं। ताकि आप अपनी स्वतंत्रता खरीद सकें, अपने विकल्प खुले रख सकें। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, रिसर्च बताती है कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल का एहसास खुशी का सबसे बड़ा और भरोसेमंद पैमाना है। यह आपकी सैलरी, आपके घर के साइज या आपकी नौकरी के रुतबे से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। जिन नौकरियों में स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी कम होती है, वहां लोगों को तनाव और दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। भारत में हम अक्सर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम अपनी बचत का इस्तेमाल अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए करें? मतलब शायद उस नौकरी को चुनने की स्वतंत्रता जिसमें भले ही वेतन कम हो लेकिन मकसद बड़ा हो, या परिवार के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय हो। सही बात है। ये नजरिया पूरी तरह बदल देता है। पैसा आपको उस दौड़ से बाहर निकलने का विकल्प देता है जहां आपकी बढ़ती इनकम के साथ साथ आपकी उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं और आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। तो अगर पैसा हमें आजादी देता है तो हम इस आजादी को हासिल करने से चूक क्यों जाते हैं? हम अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव में घबराकर बाहर निकल जाते हैं। यहीं पर किताब का अगला आइडिया आता है, निराशावाद का आकर्षण, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। हाँ, किसी कारण से लोगों को ये सुनना ज्यादा अच्छा लगता है कि दुनिया बर्बाद होने वाली है। बिल्कुल, निराशावाद आशावाद के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा विश्वसनीय लगता है। अगर कोई कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम उसे थोड़ा शक की नजर से देखते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि हम खतरे में हैं तो हम तुरंत ध्यान देते हैं। इसके पीछे विकासवादी कारण है। हजारों साल पहले जो इंसान खतरों को मौकों से ज्यादा जरूरी मानते थे, उनके जिंदा रहने की संभावना बेहतर थी। ये डर हमारे डीएनए में है। हाँ, लेकिन वित्तीय दुनिया में इसका एक और कारण है, और वो ये है कि प्रगति बहुत धीरे धीरे होती है, जबकि झटके और त्रासदियां रातों रात होती हैं। एकदम सही। एक मार्केट क्रैश कुछ ही दिनों में हो सकता है और वो हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन जाता है। लेकिन आर्थिक विकास वो दशकों के धीमे लगभग अदृश्य सुधार का नतीजा है। इसलिए निराशावादी कहानी बनाना और बेचना ज्यादा आसान और आकर्षक होता है। तो जब भारतीय शेयर बाजार किसी वैश्विक बुरी खबर के कारण गिरता है तो हर तरफ हाहाकार मच जाता है और विश्लेषक टीवी पर आकर और भी बुरे दिनों की भविष्यवाणी करते हैं। और कई छोटे निवेशक वो घबराकर अपनी मेहनत की कमाई को नुकसान में बेच देते हैं। हाँ, वो बाजार में उतार चढ़ाव की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। हाउ एस.एल. बेहा एक बहुत दिलचस्प नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि इस उतार चढ़ाव को जुर्माना मानने के बजाय फीस के रूप में देखो। फीस? किस बात की फीस? लंबे समय में बेहतर रिटर्न पाने की फीस। जैसे आप डिज्नीलैंड जाने के लिए टिकट की फीस देते हैं ताकि आप राइड्स का मजा ले सकें। बिल्कुल, वैसे ही बेहतर रिटर्न पाने के लिए आपको अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी की फीस चुकानी पड़ती है। ये फीस डर और अनिश्चितता के रूप में होती है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। अगर आप इसे एक फीस के रूप में देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये खेल का हिस्सा है। ये कोई अचानक लगा जुर्माना नहीं है जिससे आपको बचना है। सही बात। और ये समझ आपको टिके रहने में मदद करती है। तो आज की हमारी चर्चा से मुख्य बातें क्या हैं? पहला, कि वित्तीय सफलता व्यवहार पर बहुत अधिक निर्भर करती है, धैर्य, अनुशासन और विनम्रता पर। दूसरा, अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो अलग अलग बातें हैं, और अमीर बने रहने के लिए टिके रहना सबसे जरूरी है ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। और तीसरा, पैसे का असली लक्ष्य फैंसी चीजें खरीदना नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता खरीदना है, अपने समय पर नियंत्रण रखना। और इस प्रक्रिया में हमें निराशावाद के आकर्षण से सावधान रहना होगा। वो हमें शॉर्ट टर्म भावनात्मक फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। अंत में ये सब इनफ या पर्याप्त के आइडिया पर आता है। हाँ, ये जानना कि कब रुकना है सबसे कठिन वित्तीय कौशल है। हमेशा और ज्यादा की चाहत आपको पछतावे की ओर ले जा सकती है। हम श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। हौसल के अनुसार सच्ची दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। वो कार जिसे आपने नहीं खरीदा, वो घड़ी जिसे आपने नहीं पहना। तो एक ऐसे समाज में जो अक्सर बाहरी दिखावे से सफलता का आकलन करता है, कोई अपनी वित्तीय समझदारी को कैसे संतुलित कर सकता है?
जब सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक अदृश्य रहना है। इस पे सोचिएगा जरूर। पैसों में सक्सेस पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आप कैसा बिहेव करते हैं, ये इस बात से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जानते हैं। असल में हमारा माइंडसेट ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो इन जबरदस्त लेसन्स को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया है। हम अपनी मानसिकता को रीसेट करने से शुरुआत करेंगे, फिर दौलत बनाने वाले इंजन को समझेंगे, कुछ ऐसे रहस्यों को जानेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, और आखिर में लंबी दौड़ में टिके रहने की स्ट्रैटेजी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट से, जहां हम पैसे को लेकर अपनी बेसिक सोच को ही चैलेंज करेंगे। पहला सबक है, कोई भी पागल नहीं है। देखिए, पैसे को लेकर हमारे जो भी फैसले होते हैं ना, वो हमारी पर्सनल हिस्ट्री, हमारे तजुर्बों से आते हैं। जिसने मंदी में अपने परिवार को मुश्किलों से गुजरते देखा है, वो शायद हमेशा कैश बचाने पर जोर देगा, और जिसने शेयर बाजार को आसमान छूते देखा है, वो शायद ज्यादा रिस्क लेगा। और जानते हैं क्या, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जब ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें करोड़पति बनना है, असल में उनका असली मतलब ये होता है कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। और बस यही सोच करोड़पति बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि दौलत बनाने का मतलब पैसा खर्च करना नहीं, बल्कि उसे बचा कर रखना है। और यहीं पर अमीर यानी रिच और दौलतमंद यानी वेल्दी होने का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अमीर होना आपकी इनकम से दिखता है, सोचिए 50 लाख की कार, डिजाइनर कपड़े। लेकिन दौलतमंद होना, वो पैसा है जो दिखता ही नहीं, वो पैसा जो बचाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। असली दौलत तो वही है जिसे खर्च नहीं किया जाता। और यहीं से आता है हमारा तीसरा सबक, ये जानना कि बस बहुत हुआ। और ज्यादा की चाहत में लोग अक्सर वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जो उनके पास पहले से है और जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। अपने गोल पोस्ट को लगातार आगे बढ़ाते रहना एक ऐसा खेल है जिसे जीतना नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि अगर दौलत खर्च करने से नहीं बल्कि बचाने से बनती है, तो फिर ये बढ़ती कैसे है? चलिए अब दौलत के असली इंजन को समझते हैं। सबक नंबर 4 है कंपाउंडिंग का जादू। अरे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इंतजार किया जाए तो क्या होगा? शुरू में मतलब 10 या 20 साल में ग्रोथ अच्छी दिखती है, ठीक ठाक। लेकिन 50 साल के बाद जो होता है ना, वो एकदम एक्सप्लोसिव है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब आपका पैसा खुद अपने लिए पैसा कमाने लगता है। यही तो है सब्र का असली फल। अब आता है 5वां सबक, जो सेविंग को एक बिल्कुल नए एंगल से देखता है। बचत का असली फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंस नहीं है, बल्कि इनकम माइनस ईगो है। जरा सोचिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद हम कितना पैसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में खर्च कर देते हैं। अपने अहंकार, अपने ईगो को काबू में रखना ही बचत बढ़ाने का सबसे सीधा और सबसे पावरफुल तरीका है। चलिए अब पैसे के कुछ ऐसे सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं जिन्हें अक्सर लोग गलत समझते हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स से समझिए। जब सड़क पर कोई फरारी दिखती है तो मन में आता है, वाओ क्या गाड़ी है। ड्राइवर के बारे में कोई नहीं सोचता। हम तो ये कल्पना करते हैं कि उस कार में बैठकर कैसा लगेगा। दौलत का दिखावा दूसरों को इम्प्रेस नहीं करता, ये बस उन्हें आपकी चीजों के बारे में सपने देखने का मौका देता है। और ये शायद इस किताब की सबसे जरूरी सबकों में से एक है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू लग्जरी सामान नहीं है, बल्कि अपने वक्त पर कंट्रोल होना है। सुबह उठकर ये तय कर पाना कि आज क्या करना है, कहाँ जाना है और किसके साथ करना है, यही असली दौलत है। अब हम आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर। दौलत बना तो ली, पर उसे बनाए कैसे रखें? ये है लंबी दौड़ की रणनीति। ये जानना बहुत जरूरी है कि दौलत बनाने और उसे बनाए रखने के लिए बिल्कुल अलग-अलग, बल्कि कहूँ तो ऑपोजिट स्किल्स चाहिए। दौलत बनाने के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उससे बचाए रखने के लिए विनम्रता चाहिए और थोड़ा डर भी कि जो कमाला है वो एक झटके में जा भी सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा गोल सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारा असली लक्ष्य है
बस गेम में टिके रहना। अगर आप बड़ी बड़ी गलतियों से बच गए ना, तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाने का मौका ढूंढ ही लेगा। फाइनेंशियल दुनिया में सिर्फ सर्वाइव करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। देखिए, इन्वेस्टमेंट में सक्सेस एक आइसबर्ग की तरह होती है। लोगों को सिर्फ वो हिस्सा दिखता है जो पानी के ऊपर है, यानी कि शानदार रिटर्न्स। लेकिन असली कहानी तो पानी के नीचे है। धैर्य, अनुशासन और वो सारी गलतियां जिनसे आप बचे, जो आपको डुबो सकती थी। और हमारा आखिरी सबक, रैशनल नहीं, रीजनेबल बनो। मतलब कागज पर जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, वो एकदम बेकार है अगर वो आपको रात में सोने नहीं देता, अगर वो इतना स्ट्रेस देता है कि आप उसे बीच में ही छोड़ दें। इससे तो लाख गुना बेहतर वो ठीक ठाक सा प्लान है जिसे आप शांति से सालों साल फॉलो कर सकें। तो चलिए इन सभी सबकों को एक साथ लाकर देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल स्किल है क्या? बस ये कि उन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में हैं। हमारा बर्ताव, हमारी सेविंग्स, हमारा सब्र। और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे कि मार्केट का रोज़ का ड्रामा। तो हम इस बातचीत को एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। वो एक चीज़ क्या है जिसे पैसा खरीद सकता है, जिससे किसी की ज़िंदगी सच में बेहतर हो सकती है? क्या वो महंगी चीज़ें हैं, या जैसा कि ये किताब हमें बताती है, वो आज़ादी है कि अपनी ज़िंदगी के हर दिन का कंट्रोल अपने हाथों में हो? जवाब हर किसी का अपना होगा।